5 बज रहे हैं आपके साथ मैं अमन चोपड़ा। वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का, मतलब ताल ठोके का। और मेरे साथ रायबरेली के लोग हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप सभी रायबरेली के लोग अपना ही स्वागत कीजिए, क्योंकि लखनऊ से 80 किलोमीटर का सफर तय करके जी न्यूज की इलेक्शन एडिशन, ताल ठोक के इलेक्शन एडिशन की जो टीम है वो रायबरेली पहुंच चुकी है। रायबरेली आप जानते हैं गांधी परिवार का गढ़। सोनिया गांधी 15 साल से यहां से सांसद हैं और लगातार, बल्कि हम लोग सुबह से यहां पर हैं, लोग यहां पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। सोनिया गांधी की जीत को लेकर लोग इतने आश्वस्त है कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वो कितने मतलब जीत का जो मार्जिन होगा क्या वो कम हो जाएगा इस बार या बढ़ेगा या कम होगा। हार जीत का फर्क यहां पर कम लोगों को समझ आ रहा है इस सीट की अगर बात की जाए। लेकिन बीजेपी आश्वस्त है इस सीट को लेकर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया। आप समझिए दिनेश प्रताप सिंह कौन है, आप सियासी समीकरण समझिए। दिनेश प्रताप सिंह गांधी परिवार के करीबी पूर्व कांग्रेसी नेता, उन्होंने वो गांधी परिवार का दामन छोड़ा, बीजेपी में आए, तुरंत बीजेपी ने टिकट दे दिया। यानी गांधी परिवार के करीबी की ही लड़ाई सोनिया गांधी से इस सीट पर होती नजर आ रही है। सपा और बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है सम्मान करते हुए, लेकिन शिवपाल यादव की जो पार्टी है, प्रगतिशील प्रसपा जो पार्टी है, उसने यहां से उम्मीदवार उतारा है। ये रायबरेली का समीकरण मैंने आपको समझाया। लेकिन आज जो दिन भर हुआ उसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो इसको इस तरह से समझिए, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। जी हां, ईवीएम पर एक तरीके से अभी से रोना शुरू हो गया है विपक्ष का। आज तो 21 विपक्षी दल कोर्ट भी पहुंच गए वीवीपैट का मिलान बढ़ाया जाए। इसके अलावा अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि या तो ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है या फिर मोदी जी को वोट जा रहा है। और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम में घपला है, घोटाला है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने कहा कि पहले तो हार के बाद ये लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब तो हारने से पहले ही ईवीएम का हार का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि पहले मुझे गाली दी जाती थी, अब ईवीएम को गाली दी जा रही है। तो इसी के इर्द गिर्द रायबरेली से चर्चा करेंगे। 5 बड़े सवाल। सवाल नंबर 1, नतीजों की बारी आई तो ईवीएम की दोहाई। सवाल नंबर 2, जीते तो पार्टी महान, हारे तो ईवीएम बेईमान। सवाल नंबर 3, ईवीएम वाला रोना कब तक रोएगा विपक्ष, सीधा सा सवाल होगा। सवाल नंबर 4, विपक्ष को ईवीएम का बहाना हार है छिपाना। और सवाल नंबर 5, जनादेश में नाकाम तो ईवीएम पर इल्जाम। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रायबरेली के नुमाइंदे भी हैं जो रायबरेली की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी से अनीता श्रीवास्तव है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ अनीता जी का स्वागत किया जाए। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी से आरपी यादव साहब है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आरपी यादव जी का। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, परीक्षा प्रणाली में वही छात्र सवाल उठाता है जिसको फेल होने का डर होता है। जब हम पेपर हमारा अच्छा नहीं होता तो हम कहने लग जाते हैं कि जो एग्जाम था पेपर वो सिलेबस से बाहर का था या एसी नहीं चल रहा था, दिक्कत थी। मतलब जो फेल होने वाला स्टूडेंट होता है ना, वही सवाल उठाने लग जाता है परीक्षा प्रणाली पर। फेल होने वाले हैं क्या आप लोग? देखिए अमन जी, अगर आपको याद हो जब कैराना का इलेक्शन, जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो कह रहे थे कि ईवीएम में लू लगने से ईवीएम खराब हुई थी। अगर आपको याद हो तो ये मेरा वर्जन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने बोला था और वहां के कलेक्टर साहब ने बोला था कि ईवीएम को लू लग गई है, इस वजह से गर्मी की वजह से ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं। तब भी हमने क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि हम चाहते हैं निष्पक्ष इलेक्शन हो। जीते हारे अलग चीज है, क्योंकि हम तो पहला फेज जीत चुके हैं, दूसरा भी जीत चुके हैं, तीसरा भी हम जीत चुके हैं। उसके बावजूद भी हमने कहा 300 ईवीएम मशीनें खराब हुई है। हमने नहीं कहा है ये कल, ये आप इलेक्शन कमीशन ने भी माना है, वहां के कलेक्टर ने भी माना है कि मशीनें खराब हुई हैं। तो जो मशीनें खराब हैं, जिनमें गलत रिजल्ट आ रहा है, तो विपक्ष होने के नाते जिम्मेदार यहाँ के नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार पार्टी के सदस्य होने के नाते, जिम्मेदार पार्टी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मतदान हो रहा है वो कम से कम निष्पक्ष हो, वो मशीनें कम से कम ठीक हो। अब मशीनें ठीक हो, इसके लिए अगर हम बात सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा चुनाव नहीं सुनता है तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं तो क्या गलत कहा? हमने ये तो नहीं कहा कि सारी मशीनें खराब है, हमने कहा मशीनों में कुछ गड़बड़ी है, कुछ संदेह है।
इस संदेह को आप चेक कर लीजिए। जहां तक जीतने हारने की बात है, पहला फेज भी हमारा आप कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं हो रहा मतदान, इसलिए बीजेपी कल को मैनपुरी में जीत गए मुलायम सिंह यादव, तो कह देंगे ना कि यहाँ पर भी हम लोगों ने फिक्सिंग कराई थी। सुन लीजिए, नहीं मेरा सेंटेंस एक और रह गया, मुझे बोलने दीजिए, कृपया बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सुपरफास्ट ट्रेन बने हुए बुलेट ट्रेन, सवाल सुनिए ना। मैं अपना एक सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, मैं आपको चैलेंज के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ, आप अगर व्यूअर सुनने अनुराग सवाल सुनेंगे तब बोलेंगे ना, मोनोलॉग थोड़ी ना है। हर शहर में लगी है, हर शहर में मोदी जी की होर्डिंग लगी है। क्या चुनाव आयोग के दिखाई नहीं देता? क्या अमन जी आपने नहीं देखी लखनऊ में, आपने नहीं देखी कि मोदी जी की होर्डिंग लगी हुई है? घर में घुस के मारेंगे लिख लिख के नारे आपने होर्डिंग लगाई है, मोदी जी की फोटो है। क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता? क्या मैंने तो हाथी हाथी देखे हैं लखनऊ में सर, मोदी जी की होर्डिंग। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ? हाथी देखे। बहरहाल रुकिए ना अनुराग आराम से, अनुराग अभी 3 चरण हुए, अभी आप क्यों सरेंडर कर रहे हैं? रुक जाइए, शायद जीत जाए। अनुराग अभी 3 ही चरण हुए, मैं आपके माध्यम से अनुराग अभी 3 ही चरण हुए, शायद जीत जाए। इतनी जल्दी मत बौखलाइए, इतनी जल्दी मत सरेंडर करिए, रुक जाइए। गली गली में क्यों लगी है? क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता? अनुराग भदौरिया रैली थोड़ी ना हो रही है, सवाल लेंगे नहीं लेंगे, मैं ऑडियो बंद करूं फिर आपका। कमाल का देश है ये, कमाल का देश है ये। माने अनुराग भदौरिया एक मिनट मेरे सवाल सुनिए। अनुराग भदौरिया मेरा सवाल लेंगे आप, या डर लग रहा है सवालों से? आप समझ गए क्या पूछ रहा हूं? सवाल मेरा ये है, अगर आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, अगर आप कह रहे हैं चुनाव मतदान निष्पक्ष नहीं हो रहा है, मुझे वादा करिए ताल ठोके में कल को मैनपुरी जीत गए, पुनर्मतदान की मांग करेंगे आप? या कोई और सीट जो आप लोग जीत जाएंगे, कन्नौज, बदायूं, अगर जीत जाते हैं, कहेंगे ना कि यहां पर भी हुई थी, पुनर्मतदान करेंगे, मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके जीते हैं, बोलेंगे आप? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं सर, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। आप कितनी मशीनें खराब करेंगे? मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, एटा, आप चले जाओ बदायूं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव हार रहे हैं, ये मत कहिए मेरे को। अब वहां तो थोके मैनपुरी में भी अगर मतदान निष्पक्ष नहीं है, मिला हुआ है, कभी नहीं, वहां तो हम जीतेंगे। मुलायम सिंह यादव को मत हरवाइए राष्ट्रीय टीवी पर। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक मार्जिन खराब करोगे, लेकिन हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कुछ जगह चलिए ठीक है, शाजिया हो रहा है, मशीनें खराब है, तो हम अपने हार को जीत के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक, अनुराग एक चीज देखिए ना, हम राष्ट्र अनुराग एक चीज देखिए, आप फूलपुर जीते ईवीएम बढ़िया, गला घोटना है, आप नूरपुर जीते ईवीएम बढ़िया, आप कैराना जीतिए ईवीएम बढ़िया, आप कर्नाटक जीतिए ईवीएम बढ़िया, पंजाब जीतिए ईवीएम बढ़िया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतिए, अजमेर जीतिए, आप सब जीतिए ईवीएम बढ़िया है। जहां आपको थोड़ा सा खतरा नजर आया 2 चरणों में ईवीएम का रोना आप लोगों ने शुरू कर दिया। इतनी जल्दी मत बौखलाइए, सरेंडर मत करिए, हो सकता है जीत जाए आप लोग। हमें बोलने का मौका दीजिए अमन जी। ठीक है अमन जी, हमें अमन जी बहुत देर आपने बहुत टाइम दिया है अनुराग जी को। रुकिए, अब आप शुरू कर दी। चलिए ठीक है, अनुराग हो गया, अनुराग हो गया, मैं यही कह रहा हूँ, फूलपुर जीते ईवीएम बढ़िया, नूरपुर, कैराना जीती ईवीएम बढ़िया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत जाइए ईवीएम बढ़िया, अजमेर जीत जाइए ईवीएम बढ़िया। या आपको थोड़ा सा खतरा नजर आया, 3 चरणों में आपने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है, रोना। शाजिया इल्मी, अगर 300 ईवीएम बदलने पड़ रहे हैं, अगर तैयारी ठीक होती चुनाव आयोग की तो ये नहीं बदलने पड़ते, इनको मौका ना मिलता। कुछ गड़बड़ियां तो हुई है ना, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। शाजिया। अमन जी, सबसे पहले आपको भी, अनुराग जी को भी और रायबरेली की सरजमी को भी और जो लोग वहां मौजूद हैं, सलाम और प्रणाम दोनों। और मैं कहूंगी, पुरानी कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वैसे ही काम न जाने, सेवा न जाने, मेहनत न जाने, ईमान न जाने और ईवीएम टेढ़ा। ये एक बार नहीं, बार बार हुआ है। ये सिर्फ झूठ, फरेब और छलावे के सौदागर हैं, सिर्फ झूठ बोलना ही इनका काम है। अगर इनको यकीन नहीं है तो आप बताइए किस तरह से ये पार्टियां पहले सत्ता में आई हैं। इस बार तो वीवीपैट की भी संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन जानबूझ के इससे पहले से इंतजाम करना, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये बाजी हार गए हैं और इसीलिए पहले से ही इन्होंने रोना बचाना शुरू कर दिया है। ये बहुत अफसोस की बात है अनुराग जी, आपको किसी भी संस्था पर यकीन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे आप पर अंकुश लगाया आजम खान पर, वैसे ही बीजेपी पर भी लगाया, लेकिन आप बार बार इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या क्या बातें कहते हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने मोदी जी की बायोपिक को भी रोका
और योगी जी को भी रोका, लेकिन तो एक बार आप लोगों ने तो किताबें लिख दी थी ईवीएम की गड़बड़ी पर, ना कटाक्ष लगाए ना वो ही तो सिर्फ कहते हैं, बीजेपी के नेताओं ने तो किताब लिख दी ईवीएम की गड़बड़ी पर। जब जीत रहे जब हैं आप लोग भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, जब हार रहे हैं तो आप जनता की बात को नहीं मानते। हम लोग ने उठाया था, आप लोगों ने तो किताबें लिख दी ना ईवीएम की गड़बड़ी पर। अब तक में बहुत ही अंतर है, और बाकायदा में सारी पार्टियों को बुलाकर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, तब इन्होंने क्या कहा, और उन्हीं के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट की जो संख्या है उसको बढ़ाया है। तो किस बात का रोना रो रहे हैं ये? अरविंद केजरीवाल ने तो झूठ-मूठ विधानसभा में कोई फर्जी तंत्र को दिखाने की कोशिश की, जैसे ईवीएम में चीटिंग होती है। तो अरविंद केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री बने? चंद्रबाबू नायडू पहले कैसे मुख्यमंत्री बने? ठीक, बताइए। अखिलेश यादव भी तो बने थे ना एक बार मुख्यमंत्री, हाल ही की बात है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास भी आऊंगा। शाजिया, मैं आपके पास भी आऊंगा। यहाँ पर जो मेरे मेहमान है रायबरेली से, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं, इनको भी क्या शक हो रहा है ईवीएम पर। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से आरपी यादव साहब, मतलब जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, ये कैसे चलेगा सर? ईवीएम की जहाँ तक बात है, जब पूरा हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं, और जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो देश चुनाव नहीं करा रहा है, और यहाँ की सारी विरोधी पार्टियां ईवीएम पर विश्वास नहीं करती हैं, तो बैलेट पेपर में कराने क्यों रोक रहे हैं? कराना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा यादव जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप गाड़ी चलाते हैं जी? कभी गाड़ी खराब हुई है? बिल्कुल हुई। तो बैलगाड़ी पे आ गए आप? नहीं, बैलगाड़ी पे क्यों आ जाऊंगा? नहीं आए ना जी। जब गाड़ी खराब होती है तो क्या गाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी पे आ जाते हैं? नहीं, बैलगाड़ी पे क्यों आ जाएंगे? अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। तकनीकी खामियां आती हैं वो ठीक। आप कह रहे हैं आप बैलेट पेपर, फिर जब बूथ कैप्चरिंग होगी कौन रोकेगा? जब बैलेट पेपर पर जाकर गुंडागर्दी करके बूथ कैप्चरिंग होगी, फिर आप कहेंगे बूथ कैप्चरिंग हो रही है। थोड़ा सोच कर बोलिए ना, बड़े नेता है यादव जी, आप इस तरह की बातें करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनको बचा रहे हैं, ये चाह रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी वो भी चाह रही हैं, और बिहार के चाहे लालू का परिवार हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, सब चाहते हैं ईवीएम से चुनाव ना हो और बैलेट पेपर से हो। तो इसमें हर्जा क्या है बैलेट पेपर से? क्या हर्जा बताइए अनीता जी, बताइए। एक्चुअली सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। ममता बनर्जी ने कहा शुभ शक्ति का वध करने के लिए मां दुर्गा आई थी, खून खराबे से बंगाल को चमकाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये बयान, आपत्तिजनक बयान ममता बनर्जी का दिया गया। अशुभ शक्ति का वध, मतलब बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशुभ शक्ति, वो कह रही हैं कि अशुभ शक्ति का वध करने के लिए ही मां दुर्गा ने अवतार लिया था, खून खराबे से बंगाल को चमकाया नहीं जा सकता है। बताइए अनीता जी, क्या दिक्कत है आपको? बैलेट पेपर से दिक्कत है आपको? वो कह रहे हैं आप बैलगाड़ी पर आ जाइए, गाड़ी छोड़ दीजिए। आप भी गाड़ी से हैं, आप भी गाड़ी से, बैलगाड़ी में आते ना फिर आप लोग। एक्चुअली सच्चाई ये है ना कि सारे विपक्ष पूरा बौखलाया हुआ है कि ईवीएम यानी भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस ये भ्रष्टाचार में विश्वास करती है, इन्हें भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है। 2009 में आप लोग बौखला गए थे जब किताब लिखी थी ईवीएम। अगर ईवीएम खराब होता तो मैं 2017 का विधानसभा लड़ी, मैं क्यों हार गई यहाँ से रायबरेली से? अगर ईवीएम खराब था तो अनीता श्रीवास्तव विधायक क्यों नहीं बन गई? तो ईवीएम में ये लोग बौखलाहट, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गठबंधन है, ठगबंधन, ये भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला, क्योंकि ये सब बूथ कैप्चरिंग करते थे, इसलिए ईवीएम बनाया गया। अच्छा, इसलिए बैलेट पेपर चाह रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ प्रगतिशील पार्टी जो शिवपाल यादव की पार्टी है, उससे राम सिंह यादव साहब है। राम सिंह यादव साहब, लोग कह रहे हैं आप तो वैसे ही वोट कटवा है, तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता बैलेट पेपर हो ईवीएम हो। कौन कहता है वोट कटवा? यहाँ के लोग कहते हैं। रायबरेली आप जीत जाएंगे क्या रायबरेली? और क्या, क्यों नहीं? अच्छा ठीक। रायबरेली में जो कांग्रेस का एक कांग्रेस पार्टी जो रायबरेली से हमेशा करीब 45 साल यहाँ पर लोकसभा सांसद दिया, रायबरेली में कांग्रेस का ही नगर पालिका अध्यक्ष है। ठीक। रायबरेली में विधायक भी कांग्रेस की है। और यहाँ की ईवीएम बढ़िया, ईवीएम खराब है। यहाँ की इतनी दुर्दशा है, आपको उस हिसाब से उधर कर देता हूँ। बीजेपी की साइड है उधर, ईवीएम सही है, ईवीएम खराब है। मैं आपका पोडियम बीजेपी के साथ लगवा दूं ना अगर ईवीएम सही है तो। नहीं, यहाँ पर जो है ईवीएम की गड़बड़ी आई है, तो आप ठीक जगह खड़े हैं। तमाम गड़बड़ियां आई हैं। इन गड़बड़ियों को तमाम पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। और जब आपत्ति किसी चीज पे आती है, किसी की शिकायत आती है, तो
चुनाव आयोग का दायित्व होना चाहिए या हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस गड़बड़ी को दूर करने अच्छा, एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, आप एक बात बताइए, फूलपुर जीते ईवीएम बढ़िया, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, नूरपुर, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अजमेर, कर्नाटक, पंजाब, बहुत बढ़िया चल रहा था ईवीएम। अभी आपको समझ में आ गया 2 चरणों में खेल खराब हो गया तो ईवीएम वाला ड्रामा शुरू कर दिया आप लोगों ने, और कल को जीत गए तो क्या मुंह दिखाएंगे आप? हम तो ऐसे ही कह रहे थे। बातों को सुना नहीं है। देखिए दिक्कत क्या है, मैं आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी डिजिटल इंडिया की बात, अरे जहां खराब होगी वहीं तो बात की जाएगी ना। अरे खराब पहले चरण में तो नहीं किसी ने बोला, दूसरे चरण में तो नहीं बोला कि हम तो जीतते चले आते। अब उनको बीजेपी को डर लगा तो कहीं ना कुछ ईवीएम मशीनें खराब, तो क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों पे आप यकीन नहीं करते? कलेक्टर थोड़ी बोला ईवीएम खराब है, नहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी बोला कि ईवीएम खराब है, कलेक्टर ने भी बोला ईवीएम खराब है, ईवीएम नहीं काम कर रही है, तो उन्होंने तो बोला ना, उनकी बात को भी नहीं माना। ईवीएम नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। सुनिए, एक आध जो खराब हो जाती है उनको ठीक कर लिया जाता है, उस वक्त जो है मतदान को रोक लिया जाता है, उनको ठीक कराया जाता है, वो टेक्निकल फॉल्ट होता है। ईवीएम में हैकिंग हुई है, चाबी डाली गई है। शाजिया बीच में मत बोलिए, शाजिया इल्मी बीच में मत बोलिए, शाजिया इल्मी आपका ऑडियो बंद है। शाजिया इल्मी एक मिनट, अनुराग एक मिनट, दोनों का ऑडियो बंद है, विश्वास नहीं करते, दोनों का ऑडियो बंद है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों से, अनुराग भदौरिया, शाजिया इल्मी, मैं जिसका नाम लूं प्लीज वो बोले। हम लोग रिमोट लोकेशन पर हैं, लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, एक एक करके बोलिए, दूसरा बीच में ना बोले। आप अनुराग भदौरिया आप कंप्लीट करिए, शाजिया प्लीज वेट करिए सिर्फ 30 सेकंड। अनुराग आप कंप्लीट करिए। अनुराग, हाँ मैं एक बात बोल दूं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अमन जी मुझे जवाब दे दें। यहाँ पे बैठी हुई बीजेपी की प्रवक्ता, क्या मोदी जी की होर्डिंग हर शहर में नहीं लगी है? क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ता? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ता? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप चले जाइए, हर जगह होर्डिंग लगी हुई है। मोदी जी क्यों लगी हुई है? क्या ये अंधेरगर्दी है? क्या ये, मैं चैलेंज करता हूं, मैं मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं, हर गली हर मोहल्ले में होर्डिंग लगी हुई है, एक एक शहर में पार्ट दिया आपने होर्डिंग से। क्या ये मैं पूछा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ये? क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ता? ईवीएम की बात चलो आप इधर उधर से टाल लेते हो, ये होर्डिंग की बात कैसे छुपाओगे? तो पब्लिक ने लगी हुई है। चैलेंज मुझे किया, बताइए मैं गलत कह रहा हूं? अनुराग भदौरिया आपने एक चैलेंज बीजेपी को किया, मीडिया को किया, अब एक मेरा एक चैलेंज अब आप भी लीजिए। अब एक मेरा चैलेंज सुनिए। अब आपने कहा तीसरे चरण में वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी हुई। मेरा आपको चैलेंज है, आप यहां पर बैठकर ये बोल दीजिए, क्योंकि तीसरे चरण में मैनपुरी भी था, नतीजा जो भी हो मैनपुरी में पुनर्मतदान होना चाहिए। बोल के दिखाइए आप। अब मैं आपको बता दूं, जहां जहां ईवीएम खराबी पाई गई है, जिस बूथ पे ईवीएम खराब हुई है, उस बूथ पे इलेक्शन होना चाहिए। तो मतलब मैनपुरी में पुनर्मतदान होना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी पर दोबारा मतदान होगा, नतीजा कुछ भी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जीत जाएं, मैनपुरी में पुनर्मतदान होना चाहिए। बढ़िया ना, बढ़िया ना अनुराग? आजमगढ़, मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ भाई अनुराग। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पा रही है, चाहे मैनपुरी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीत जाए, पुनर्मतदान की मांग आप लोग करते हैं। आप मैनपुरी में पिन आउट, पता क्या, अगर मैनपुरी में जितनी बार इलेक्शन कराओगे उतनी बार मार्जिन बढ़ेगी समाजवादियों की। अनुराग मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ अनुराग भाई, कल को अगर तीसरे चरण में ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो उसमें आती है मैनपुरी सीट, बदायूं सीट। अब अगर मैनपुरी सीट का नतीजा कुछ भी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जीत जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि सीट पर पुनर्मतदान होना चाहिए। ठीक है ना सर? ये तो मीठा मीठा का कड़वा कड़वा थू, ऐसे तो चलता नहीं है। शाजिया चलिए ठीक है, शाजिया उसके बाद मैं आपके पास। शाजिया मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगी। अनुराग मशीनें खराब हुई हैं तो मैनपुरी में भी हुई होंगी ना? बात रखूंगी। अगर मशीनें खराब हुई है तो मैनपुरी में भी हुई होंगी। बूथ पे अगर मशीनें खराब हुई है तो मैनपुरी में भी हुई होंगी। आप बोलिए मुलायम सिंह यादव जीत गए तो मैनपुरी में पुनर्मतदान होना चाहिए। शाजिया ठीक है, शाजिया उसके बाद में आपके पास। अनुराग आपका ऑडियो बंद है। शाजिया मुझे लगता है शाजिया बुलंद होती है। अनुराग आपका ऑडियो बंद है। शाजिया आपसे कि आप देखिए, बहुत जरूरी प्रश्न अमन जी ने आपसे पूछा। मैं कह रही हूँ लाखों ईवीएम है, अगर कोई तकनीकी खराबी है या गर्मी की वजह से या स्टोरेज की वजह से तो मतदान रोक दिया जाता है, मतदान फिर शुरू होता है।
और अगर आपको यकीन है इस बात का कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हैकिंग हो रही है, सारा वोट जा रहा है भाजपा को, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से हार रही है? तो आपकी अपनी बात में इतना बड़ा विरोधाभास है। अगर आपको यकीनी रहा देश की किसी भी संस्थाओं पर, तो आप चुनाव ही न लड़िए। आपको तो चुनाव लड़ने की जो प्रणाली है उसी पे यकीन नहीं है। ठीक बात है, मतलब अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है। चलिए शाज़िया, एक मुझे ब्रेक लेना है, आर्मी पे मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। शाज़िया, आपने ठीक कहा भाई, जिसको हमारे देश की चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं है, जिसको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जिसको देश की चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं है, उसको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? ये लोग हार की तैयारी कर रहे हैं क्या पहले से, कि कल को पता हार जाएंगे तो एक बहाना ढूंढ रहे हैं? ये बहाना ढूंढ रहे हैं क्या? मैं किसी की हार जीत की बात यहाँ नहीं करने आया हूँ, मैं लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करने आया हूँ। और अगर पूरे देश की सारी पार्टियां कह रही हैं कि ईवीएम में खराबी आ सकती है, आई है, तो इनको मानना चाहिए, इनको जबरदस्ती नहीं मानना चाहिए। ईवीएम, हाँ बताइए, आप भी हाथ खड़ा करें, जल्दी बताइए। सर, मेरा ये कहना है कि आप अगर क्या कहते हैं ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम बायोमेट्रिक कराकर इलेक्शन कराने का प्रयास करें। तो बोगस वोटिंग और ये ईवीएम का राग जो है, ये सब आप लोग जो अलापते हैं इलेक्शन के बीच में, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक एग्जाम, एक पेपर भी देने कोई बच्चा जाता है तो उसकी भी बायोमेट्रिक होती है। मैंने वही पूछा भाई, गाड़ी खराब होगी तो बैलगाड़ी पे थोड़ी ना आ जाएंगे, बैलगाड़ी तो नहीं चलाएंगे ना। ये लोग हार की तैयारी हो रही है क्या? सर, एक हायर लेवल टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत आसान है फॉर द पॉलिटिशियंस, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो दोनों कांग्रेस का प्रवक्ता मौजूद नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो स्टेप नहीं बोल दीजिए। हाँ सर, सभी लोग हैं। बस मेरा प्रश्न है कि देश चलता है शिक्षा से और विद्यार्थी से, किसान से या जवान से। मुझको आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम बता दीजिए इस मंच से जिसमें आपकी शिक्षा को लेकर कोई नीति हो, जिसमें आपकी किसान को लेकर कोई नीति हो। वो 72,000 ढकोसला है। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट सो पॉसिबल दैट कैन बी अफोर्ड, आई नो इट वेरी वेल। और या जवान को लेकर आप कोई नीति आप लोग रखते हो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि न्याय अब होगा न्याय, तो न्याय से आप खुश नहीं है? 6,000 बात सर, दोबारा मौका होगा अन्याय। जो पिछले 65 साल हुआ है उसका मौका इनको अगर दोबारा मिलता है इन लोगों को, तो कंट्री विल बी लूटेड। इट हैज बीन सीन फॉर 60 years इन द इंडिपेंडेंस एज अ रेजिडेंस ऑफ इंडिया। मतलब न्याय नहीं होगा, अगर न्याय के लिए दोबारा मौका मिला तो वो अन्याय होगा, अन्याय होगा वो। और ईवीएम के साथ ये लोग अन्याय क्यों कर रहे हैं? लोग बात कर रहे हैं कि 72,000 कहाँ से देंगे, 72,000 अन्याय। तो मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था, 15 लाख तो वो दे नहीं पाए। जब वो 15 लाख नहीं दे पाए तो राहुल जी उसी 15 लाख का ब्याज 72,000 रुपए जनता को देंगे और ये 100% देंगे। अच्छा भाई, वैसे तो देखा जाए जैसे 15 लाख आ गए वो भी जुमला, तो ये भी जुमला ही है क्या? ईवीएम पर बताइए, ईवीएम पर अन्याय कर रहे हैं ये लोग। ईवीएम के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आपको भरोसा है ईवीएम पर? जी भरोसा है। हमारा मानना ये है कि जो डिबेट चल रही है इसको अलग दिशा में ना घुमाया जाए। किसान, नौजवान, बेरोजगार 15 लाख खाते में नहीं आए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा है, उस पर बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है। देश के सैनिक जो शहीद हुए हैं उन पर। लेकिन अगर चुनाव पर डिबेट कर रहे हैं और ये लोग चुनाव प्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर भरोसा नहीं, तो चुनाव मत लड़िए। सर, जहाँ तक आप बैलगाड़ी की बात अभी कर रहे थे, बैलगाड़ी पर भी आया सकता है। अगर हम प्रतिनिधि जनता के हैं और प्रतिनिधि जनता चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि नहीं बैलगाड़ी से, कार से ना आए, तो फिर कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको इनका विश्वास जीतना है। तो बूथ कैप्चरिंग होगी तो जिम्मेदारी लेगी फिर विपक्ष। अगर बूथ कैप्चरिंग होगी, अगर ईवीएम में बैलेट पेपर ये सब होगा, फिर सर आई थिंक इट शुड बी मैनेज्ड। अच्छा, इट शुड बी मैनेज। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ताल ठोक के देख रहे हैं रायबरेली से, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो नतीजों की बारी आई तो ईवीएम की दुहाई। चुनाव में 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 302 सीटों पर मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, आधे से ज्यादा सीटों पर। और इस बीच तीसरे चरण के बाद विपक्ष जो है ईवीएम के खिलाफ महागठबंधन बना रहा है। ईवीएम के खिलाफ पार्टियां कोर्ट जा रही हैं और ईवीएम पर एक तरीके से हमला बोला जा रहा है पूरे विपक्ष की तरफ से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले मुझे गाली दी जाती थी, अब ईवीएम को गालियां दी जा रही हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि पहले हार के बाद ये बहाने ढूंढे जाते थे, अब हार से पहले ही। तो क्या अनुराग भदौरिया, ये हार की तैयारी है? होमवर्क पहले ही किया जा रहा है कि कल को हार गए तो बहाना तो होना चाहिए। हम तो पहले ही कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी, हार की तैयारी। मैं आपको 3 बातों का जवाब दूंगा। एक, आपने बोला बैलगाड़ी पे आ जाएंगे, बिल्कुल सही है।
आज की डेट में देखिए लोग कार से चलने लगे, एसी में बैठ के चलने लगे, उनको डायबिटीज होने लगी, तरह तरह की बीमारियां, शुगर पेशेंट होने लगे, तो किस पे आ गए? साइकिल पे आ गए ना, सुबह सुबह साइकिल चलाने लगे हेल्थ के लिए। तो कुछ चीजें हेल्थ के लिए अच्छी होंगी अगर आप पीछे लौटाए हुए, अगर डिजिटल नहीं करवा पा रहे हो, आप नाकाम हो गए डिजिटल करने में, डिजिटल इंडिया बनाने में आप फेल हो चुके, आ जाओ वापस उसी पे आ जाओ, क्या दिक्कत है? फिर आप कहोगे बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो सरकार क्यों है? फिर इसके मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन नहीं है कि बीजेपी की सरकार रहेगी वहां बूथ कैप्चरिंग होगी। तो ये दो बात। तीसरी बात, अभी किसान की बात उठा रहे थे, मैं कह रहा हूं 50,000 किसान किसकी सरकार में आत्महत्या कर गया? बीजेपी की सरकार है ना, जिसमें किसान ने आत्महत्या की। क्या हुआ? रोजगार की बात, क्या बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया? महंगाई का मुद्दा खत्म हो गया? मजदूर के मुद्दे खत्म हो गए? गरीबों के मुद्दे खत्म हो गए? अब यही सब मुद्दे बचे हैं। घूम फिर के किसी ने कोई बात कही तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे भैया, छोटी छोटी बात का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाते हो। आपसे मैं पूछता हूँ कि आपसे पूछता हूँ, बेरोजगार की युवकों की कोई बात नहीं होगी? असली मुद्दा यही है। आप जनता बैठे वहां पे किसी के मुंह में माइक लगा के पूछ लीजिए, वो यही बोलेगा कि हमें रोजगार नहीं मिला, यही बोलेगा कि महंगाई से चलिए ठीक है अनुराग, अब शाजिया अनुराग हो गया, किसी ने आपको 20 मिनट टोका, आपका ऑडियो बंद, अब एक एक करके बोलेंगे। मजदूरों को मजदूरी, अब शाजिया की बारी, बोलने दीजिए शाजिया। हर घर में बेरोजगारी में लोग शाजिया, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग जानबूझकर नैरेटिव को बदल देते हैं। अनुराग आपका ऑडियो बंद है। शाजिया, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग नैरेटिव बदल देते हैं। हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है जहां पे वंशवाद पर पूरी तरह से आधारित इन पार्टियों का पूरी की पूरी तरह से जो जनाधार है वो हिल गया है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जहां तक जवान की बात है, हमने देखा बालाकोट में किस तरह की हिम्मत दिखाई हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने, और किस तरह से हम लोग एलओसी को भेद करके आए और हम लोग ने मार गिराया इतने ढेर सारे जैश के ठिकानों को। OROP, 1 रैंक 1 पेंशन किसने दी? सिर्फ और सिर्फ इतने सालों के हमारे सैनिकों के गिड़गिड़ाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने। न्यूनतम किसान समर्थन जो था मूल्य, वो किसने दिया? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने। और पहली बार बेचारे गरीब किसानों के खाते में कुछ एक मान के लिए, उनके सम्मान के लिए कुछ राशि भेजी जा रही है। और विज्ञान की अगर बात की जाए तो भारत इतना बड़ा अंतरिक्ष स्पेस पावर बना हुआ है। ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही स्थिर सरकार की वजह से। ये वंशवादी जो पार्टियां हैं ना, जो भाई भतीजा बात करती हैं, उनसे कुछ नहीं होता, अपना घर भरती हैं पार्टियां। एक परिवार का फायदा होता है इनके घर के परिवार का। कम से कम चुनावी प्रणाली पर तो भरोसा रखेगा ना विपक्ष, लालू प्रसाद पे चुनाव आयोग पर तो भरोसा करेगा ना की वजह से देश के परिवार का फायदा होता है। रायबरेली के लोगों के पास आ रहा है, अब आप रुकिए। ठीक हाँ ठीक है, बताइए। हाँ बोलिए सर। हम लोग बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन इसमें देश में जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या है। जो पार्टी सत्ता में है या जो सत्ता में आने चाहती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उसके लिए क्या ठोस नीतियां बनाया है और आगे बनाएंगे। अब ये सोच के वोट देने जाएंगे या मुद्दा क्या होगा आपके जहन में रायबरेली में? ये सबसे बड़ा सर मुद्दा तो सर बहुत बड़े हैं, क्योंकि रैली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, तो उसके बारे में तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम इस समय नेशनल लेवल पे बात करेंगे। रायबरेली का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर कैसे? ये तो गांधी परिवार का गढ़, 15 साल से सोनिया गांधी सांसद, फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर। जो सर सामने दिखाई पड़ता है, विशेष रूप से जो रोड कंडीशंस हैं वो बहुत ही पुअर हैं, और इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट्स हैं और ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए सर कौन जिम्मेदार है? सब एक दूसरे को कोसते हैं। कौन जिम्मेदार है भाई? हाँ बताइए, कौन जिम्मेदार है भाई? सर एक चीज तो पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अभी 3 राज्यों में जो नतीजे आए थे, तो उसमें से जिन्होंने सरकार बनाई थी तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अब इस समय गड़बड़ी दिखाई दे रही है, पहली बात। तो दूसरी चीज ये मेरी पर्सनल है, नवयुवकों की तरफ से मेरा ये कहना है कि जब 90 करोड़ मतदाताओं के एक दिन में नतीजा आ सकता है, उनकी वोटिंग की काउंटिंग की जा सकती है, तो हम लोगों के जो प्री मेंस इंटरव्यू, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर वैकेंसी आप मतलब इनका सवाल ये सही था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी मांग करते थे दोबारा से मतदान करा दीजिए, बैलेट पेपर करवा दीजिए। क्यों भाई? जो ये लोग सवाल उठाते हैं ईवीएम के मशीन पे, ये लोग हर जगह सवाल उठाते हैं। कभी हमारी सेना पे सवाल उठाएंगे, कभी जो है मशीन पे सवाल उठाते हैं। इन लोगों का सवाल उठाने के अलावा और सबूत मांगे के अलावा कुछ नहीं है। इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है, सेना पे भरोसा नहीं है, मशीन पे भरोसा नहीं है, हर जगह ये सवाल उठाते हैं। आप कभी भी मुद्दा देख लीजिए, ये लोग मतलब चुनाव आयोग से भी सबूत मांगे जा रहे हैं। मतलब अब ईवीएम के भी चुनाव आयोग से भी सबूत मांग रहे हैं क्या?
सर ये लोग जब 3 राज्यों में जीते पहले तो वहां पर कोई और मुद्दा नहीं था, अब यहाँ पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। और दूसरा जो पार्टी जैसे बीजेपी है जो राष्ट्र के बारे में सोचती है, ये सब बुआ बबुआ जो मिल करके कर रहे हैं, ये सब जनता जान रही है कि अभी वही मुलायम सिंह। मतलब यादव जी, लोग कह रहे हैं कि मिल गए तब भी हार का डर, अब तो मिल गए आप लोग, एसपी बीएसपी बुआ बबुआ गठबंधन हो गया, महागठबंधन जिसको आप लोग कहते हैं, तब भी हार का डर सता रहा है आप लोगों को। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी पुलवामा वाले में बात हो रही थी, मैं पुलवामा में ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कि अभी तक जिस गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया सेना के जवानों का, उस गाड़ी के मालिक का अभी तक नाम नहीं आया मीडिया में, ये अन्याय नहीं है क्या? और मैं पूछना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों में FIR चुनाव आयोग के द्वारा करा दी जाती है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम किया, मैं टीवी पर अपने कान से सुना, आंख से देख रहा था, उस पे अब तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं की? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा की प्रवक्ता से। नहीं, वैसे चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई थी मोदी सेना कहने पर। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, पता नहीं है। मैंने सुनिए आपको पता नहीं, आपकी जानकारी मेरी बात सुन लीजिए। मोदी सेना कहने पर चुनाव आयोग ने फटकार लगाई पूछना चाहता हूँ अनीता जी, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात पूछना चाहता हूँ। शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया। ठीक अनीता जी, आप लोग शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। एक्चुअली ये सपा बसपा एक कांग्रेस, ये तीनों को हमारे जवानों पे भरोसा नहीं है। हमारे जवानों में पुलवामा में जो हमला हुआ, उसके बाद हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जो बदला लिया, 45 के बजाय 45 बदला, घुस के पाकिस्तान में घुस के 45 के बदले 45 ये बदला अनीता जी मोदी ने लिया, सेना ने लिया? मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र भाई, सेना ने लिया ना। कांग्रेस की सरकार भी तो पहले हुआ करती थी, जब सर काट लिए जाते थे हमारे भारतीय सैनिकों के, उस समय जब पेट में बम फट कर दिए जाते थे, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और उसके बाद भी कहते थे केवल समझौता बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, 45 जवान हमारे शहीद हुए, 45 के बदले में 400-500 जवान। यहाँ पर जब बांग्लादेश का निर्माण किया, सुनिए एक मिनट सुनिए, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब भी इन्हीं कांग्रेसियों ने ये कहा कि इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे लगाए। अगर मोदी जी ने फैसला किया फैसला मोदी जी ने, और काम हमारी सेना ने किया। मतलब ये यादव जी एक मिनट रुकिए, वो पूछ रहे हैं जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे भारत ने, इंडिया ने, जब सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे बांग्लादेश, तब इंदिरा गांधी को श्रेय दिया था, बीजेपी ने दुर्गा और पता नहीं क्या क्या श्रेय दिया था ना। आज अगर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा बालाकोट में तो मोदी जी को श्रेय नहीं है ना। मुखिया कोई भी हो, कोई भी हो, अगर कोई भी होता तो सर मनमोहन जी के टाइम पर हो जाता मुंबई हमले के बाद, तब तो हाथ बांध दिए थे। यही तो बताया सेना प्रमुख ने उस वक्त के, जो मैंने हमारे हाथ बांध दिए थे। जो मैंने पूछा, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी की उस समय तारीफ किया था जब उनकी सरकार थी। लेकिन जब इस बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ पे जाके बदला लिया तो तारीफ करने के बजाय उनकी निंदा की जा रही है। ये हो सकता है आप ही को सुनाने आया। सर अभी आपने कहा कि मनमोहन जी ने क्यों नहीं किया बालाकोट में हमला पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, मैंने कहा 26/11 मुंबई हमले के बाद जवाब क्यों नहीं दिया हमने? सब 26/11 के हमले के बाद, लेकिन उस समय अगर 10 साल देखे जाए, उस समय ज्यादा भारतीय सेना शहीद नहीं हुई जितनी इस राज्य में हुई। उस राज्य में कम हुई। 10 साल आप उठा के देख लीजिए, इस राज्य में जितना हुई 500 से ज्यादा सेना, उस राज्य में क्यों करते? जब ज्यादा सेना जवान शहीद ही नहीं हुए तो क्यों किया जाए दूसरे आपने? और हम जानते हैं भारत देश अपने आप हमला नहीं करता, जब सामने वाले करते हैं देश की सेना माँ। अच्छा चलिए ठीक है। शाजिया मेरे ख्याल से सवाल आपसे, बच्चे का, रायबरेली का लड़का, क्या नाम है बेटा आपका? विश्वास यादव है, ये रायबरेली का एक बच्चा है, वो पूछ रहा है कि अगर पाकिस्तान में घुस के मारने का श्रेय भी आपके सर पर बंधता है कि सरकार की नेतृत्व क्षमता की वजह से सेना ने यह हमला किया बालाकोट में, तो फिर जो जवानों की शहादत हुई है उसकी भी तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा हुई है। शाजिया देखिए लगातार जवानों की शहादत हुई है और होती रहती है, और ये बहुत ही अफसोस की बात है और इस बात से कोई कोताही नहीं कर रहा। लेकिन एक बड़ा फैसला लेना, जब इंदिरा गांधी ने लिया था, एक बड़ा फैसला था।
पूरे पाकिस्तान होती रहती है मतलब शाजिया होती रहती है का क्या मतलब है? वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। एक मिनट शाजिया बहुत ही अफसोस की बात है। नहीं शाजिया एक मिनट, शाजिया एक मिनट, होती रहती है का मतलब क्या है? नहीं मैं कह रही हूँ कि लगातार और 26/11 में हमारे देश के कितने लोग मारे गए थे? जवानों की शहादत होती रहती है का मतलब क्या है? पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा किया है, लेकिन मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि निरंतर रूप से पाकिस्तान हमला करता रहा है और हमारे जवान जो है उनकी जानें जाती रही हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। अरे मैं वही जवाब दे रही हूँ आपकी बात का कि लगातार होता रहा है। कांग्रेस के वक्त में भी हुआ और हमारे वक्त में भी हुआ। आपके शब्दों का चयन ठीक नहीं था शाजिया, हिम्मत दिखाई। आपके शब्दों का चयन ठीक नहीं था, आपने गलत बोला। शाजिया देखिए आपके शब्दों का चयन ठीक नहीं था। यहाँ पे लोग इसी बात पर गुस्सा हो रहे हैं। आप बोल रही हैं शहादत होती रहती है, पाकिस्तान ने ऐसे नहीं होती है शहादत। नहीं वो आपने ये नहीं कहा सुनियोजित शहादत थी क्या? हमारे जवान लगातार मरते रहते हैं, उसका बदला लेने की जरूरत थी और मोदी जी ने उसका बदला लिया। मोदी जी ने उसका बदला लिया। क्यों नहीं कांग्रेस ने 26/11 के बाद हमला किया? क्यों नहीं एलओसी को भेजा? हम कह रहे बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार हमारे जवान जो है उनकी मौतें होती रही है और कांग्रेस सरकार अभी भी पाकिस्तान से बात करना चाहती है। नवजोत सिद्धू अनुराग अभी भी आर्मी के साथ देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू का अभी भी साथ देती है कांग्रेस पार्टी। मेरे कहने का कतई मतलब नहीं था कि सही बात है। ये बहुत अफसोस की बात है कि लगातार पाकिस्तान हमला करता है। क्लैरिफाई कर दिया, आपके शब्द गलत हमारे ऊपर आपने क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन आपके शब्द गलत थे शाजिया, आपके शब्द गलत थे। अनुराग भदौरिया राष्ट्रवाद से डर लगता है आप लोगों को? अनुराग अरे भैया हमको राष्ट्रवाद सिखाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिसके फादर फौज में रहे हों, लड़ाई लड़के आए हों, दो भाई फौज में, मुझे राष्ट्रवाद सिखाएंगे? ये फर्जी राष्ट्रवाद लोग हैं। इनसे मुद्दों पे बात करो तो इधर उधर भागने लगते हैं। बेरोजगारी की बात करो कि भाई नोटबंदी क्यों की थी आपने, नोटबंदी में लग के 100 लोग मर गए, तब आपकी आवाज नहीं निकलती आवाज ना। ये लोग आपका देश क्या बोला था, काला धन लेके आएंगे, सफेद धन लेके चले गए, तब तो आवाज नहीं निकली आपकी। आपने बोला था नोटबंदी कर देंगे, नक्सलवाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या नोटबंदी से आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हो गया? नहीं, आवाज निकली ना। जीएसटी आपने लगाया, ना जाने कितने बिजनेस खत्म हो गई। कभी आपने सोचा 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा है। कभी आपने चिंता की? कभी नहीं की। आप सिर्फ चिंता सत्ता पाने के लिए करते हो, सत्ता पाने के लिए गठबंधन करते हो। पीडीपी के साथ कर लोगे कश्मीर में सरकार बनाने के लिए, जेडीयू के साथ कर लोगे बिहार में सरकार बनाने के लिए, जो डीएनए टेस्ट की बात करती थी शिवसेना के साथ कर लोगे आप, जो आपको गाली देती थी, चोर बोलती थी। आपका शुक्रिया अनुराग। देखिए अगर नोटबंदी से इतना व्यापारी परेशान हुआ तो यूपी जीत गए, नोटबंदी के बाद यूपी हो गया, जीएसटी के बाद गुजरात हो गया। आप ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? हाँ बताइए जल्दी से। हाँ पूछिए। इल्मी जी ने गलत किया है। इल्मी जी ने जो बोला है जवान शहीद होते रहते हैं, ये गलत बात। मैंने टोक दिया उनको। ये बड़े आदमी हैं, इनके लिए आम बात है। ये बड़े आदमी आम बात है। जो जवान शहीद होते हैं किसानों घर के, उनके घर से। हाँ ठीक। भारतीय जनता पार्टी जितना काम किया है अभी तक, पिछली सरकार में हमें बताया कि कितना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मकान दिया है, गैस दिया है, गैस दिया है भाई साहब, लोगों को लोन दिया। चलिए ठीक है सर। 70 ईयर के कार्यकाल में जो कि कांग्रेस ने कार्य किया और ये 5 साल में 0 से शुरुआत कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, तो इसकी तुलना आप करने के बाद जो है आज जो है जवानों का अपमान। चलिए ठीक है जल्दी से। हाँ मैं कह रहा हूं कि बहन साजिया जी ने जो है देश के जवानों का अपमान किया है। इन्होंने कहा शहीद होते हैं, जवान शहीद होते हैं, पहले ये देश से माफी मांगे। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। ठीक है। प्रज्ञा ठाकुर आतंकी से भाजपा का टिकट मिलते ही देशभक्त हो जाती है और हेमंत कर शहीद होकर भी गद्दार बन जाते हैं। बीजेपी का दोहरा चरित्र है। वो आतंकवादी साबित हो गई हैं। आपको नोटिस मिल जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा मुझे वाइंड अप करना है आपसे आपको जो आपत्ति थी उस पर शाजिया कुछ कहना चाह रही है, एक बार सुन लीजिए। मुझे वाइंड अप करना है। शाजिया हमारे साथ आ रहा हूं मैं आपके पास। शाजिया जी भाई साहब, जानबूझ के मेरे बात के गलत मायने ना निकालिए। सुनिए, मैं कह रही हूँ ये बहुत अफसोस की बात है। 26/11 में हमारे देश के बहुत से लोग मारे गए थे।
तो जो एक बच्चा प्यारा सा विश्वास जो कह रहा था, मैं उससे कह रही थी लगातार मौतें हुई हैं, पाकिस्तान से बदला लेने की जरूरत है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं, उस पर क्या कहना है आप लोगों का? आप लोग बहुत सोनिया गांधी करते हैं, क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना। बालाकोट होना चाहिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। इसके कहना यह है कि ये आप मुद्दों से विकास की बात होना चाहिए, बेरोजगारी की बात होना चाहिए, और जो गड्ढायुक्त सड़कें हैं रायबरेली में कांग्रेस ने जो है जितने आतंकवादी पैदा किए हैं, यहाँ के लूट का पैसा कांग्रेस ने लूटा है। आप यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाइए, चलिए ठीक है, सीएससी जाने के लिए रास्ता नहीं है। ठीक राम सिंह यादव जी, एक चीज मैंने देखी है पूरी डिबेट के दौरान, जितना आप कांग्रेस को गरियाए उतना मोदी जी को नहीं गरियाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप मोदी जी की मदद करने के लिए ही आए, और अगर वोट काटेंगे तो आप कांग्रेस के काटेंगे। आज इतना ही। रायबरेली से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बनारस में, परसों उनका नामांकन। सुबह से लगातार बड़ी कवरेज बनारस से जी न्यूज पर जरूर देखिएगा। शाम 5 बजे ताल ठोक के, कल ताल ठोकेंगे काशी के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। कल बनारस से शाम 5 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया।